तो आज हम बात करेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो कि हमारी क्लास 12 से होने वाला है और हम बहुत आसान तरीके से इसको समझेंगे आज। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। यानी दो ध्रुवीयता मतलब दो पोल्स। चैप्टर का नाम इंग्लिश में क्या है? द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यानी जो दो पोल हैं यानी दो ध्रुव हैं उनका अंत। अब दो ध्रुव कौन से? देखो दुनिया में दो ताकतवर देश थे एक टाइम पे। एक था सोवियत संघ बहुत सारे देशों का एक गुट था, और एक तरफ कौन था? अमेरिका। तो इन दोनों देश, ये दोनों जो थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। अब इनके बीच कभी भी युद्ध हो सकता था। ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी ना, जब इन दोनों के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, इसको बोला जाता था शीत युद्ध। अब इस शीत युद्ध का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। ठीक है, तो शीत युद्ध के प्रतीक को दर्शाती है 1961 में बनी बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार थी, जर्मनी में थी ये, और ये बर्लिन की दीवार जो थी ये शीत युद्ध का प्रतीक थी, जिसे 9 नवंबर 1989 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा गिरा दिया गया। तो पहली बात, शीत युद्ध का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार, जिसे 9 नवंबर 1989 को जनता ने गिरा दिया। 25 दिसंबर 1991 को 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी जो सोवियत संघ था वो टूट गया। देखो पहले दो देश थे समझने के लिए, अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ। जब सोवियत संघ टूट गया तो अकेला कौन बचा? अमेरिका। तो पूरी दुनिया में सुपर पावर कौन है? अमेरिका। तो पहले दो ध्रुव था यानी दो सुपर पावर थी, अमेरिका और सोवियत संघ। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, तो कौन बचा? अमेरिका। तो बेसिकली जो दो ध्रुवीयता थी उसका क्या हो गया? अंत हो गया। तो अब कौन है? सिर्फ अमेरिका सुपर पावर है। तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी सोवियत संघ विघटन मतलब टूट गया, और 15 गणराज्यों यानी 15 देश बने सोवियत संघ के टूटने के बाद। फिर बचा कौन? अमेरिका। अमेरिका सुपर पावर है, अब कोई और सुपर पावर नहीं है। तो बेसिकली दो ध्रुवीयता का क्या हो गया? अंत हो गया। सोवियत संघ का जन्म, अब समझते सोवियत संघ जो था, जो 15 देशों से मिलकर बना हुआ था, उसका बेसिकली जन्म कैसे हुआ था? सोवियत प्रणाली व्यवस्था के बारे में। तो 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, और बोल्शेविक क्रांति बेसिकली समाजवाद को फोकस करती थी। समाजवाद मतलब समाज के बारे में। ठीक है, समाजवाद, सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया, वहाँ पे बोल्शेविक क्रांति हुई। अच्छा, सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए, समतावादी यानी सब बराबर हों, अमीर गरीब का जो अंतर है वो कम हो, इस समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना यानी एक सरकार चलाएगी, यानी जिसका शासन होगा वो ये योजना चलाएगी ताकि समतावादी समाज बने, समाज जो हो वो समतावादी हो और राज्य के नियंत्रण में हो। राज्य का नियंत्रण मतलब सरकार का नियंत्रण, जो भी सरकार होगी। और वो कौन सा दल था? साम्यवादी दल द्वारा ये सारी चीज़ें निर्देशित थी वहाँ पे। और किसके द्वारा कब हुआ? रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई वहाँ पर, और उसके द्वारा जो सोवियत संघ गणराज्य है उसकी स्थापना हुई। और बेसिकली वो समतावादी समाज के निर्माण के लिए राज्य के नियंत्रण में एक योजना चला, जिससे वो जितने भी देश थे वहाँ पे बेसिकली नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सरकार कंट्रोल करेगी, उत्पादन के जितने भी साधन होंगे, जितना भी कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी चीज़ होंगी, वो कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी। सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में होगी? राज्य के कंट्रोल में होगी। तो अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। विशेषता मतलब उसकी कुछ उसके बारे में बेसिकली कि वो उसमें सोवियत प्रणाली में क्या क्या चीज़ें थी। तो पहला, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध। अब देखो दो तरह की व्यवस्था होती है, ध्यान से समझना, पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी जो पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, पूंजीपति मतलब जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, अगर राज्य यानी सरकार अगर इनके बारे में सोचती है, बिजनेसेस के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में, उद्योगपतियों के बारे में, तो वो व्यवस्था होती है पूंजीवादी व्यवस्था। लेकिन जब सरकार अपने देश के नागरिकों के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे, समाज कल्याण के बारे में सोचे, और उद्योगपतियों का या बिजनेसमैन का ज़्यादा इंटरेस्ट ना देखे, तो इसको कहते हैं समाजवादी। तो जो सोवियत प्रणाली जो थी वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, यानी इसके खिलाफ थी। और किससे प्रेरित थी? समाजवाद के आदर्श से प्रेरित थी। अच्छा, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है बच्चों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कंट्रोल किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा। यानी उत्पादन के सभी साधनों पर किसका कंट्रोल होगा? सरकार का। तो सोवियत प्रणाली में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? नियोजित अर्थव्यवस्था थी। वहाँ पे पार्टी थी साम्यवादी पार्टी। तो साम्यवादी पार्टी का वहाँ पे दबदबा था।
न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी, यानी जो बेसिक फैसिलिटी है, जो बेसिक ज़रूरियात है, वो सभी को क्या थी, सारे नागरिकों को उपलब्ध थी। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं सभी नागरिकों को क्या थी, उपलब्ध थी। बेरोजगारी का अभाव था, यानी बेरोजगारी क्या थी, कम थी। संचार प्रणाली अच्छी थी, संचार प्रणाली उन्नत थी। उन्नत मतलब कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क था, लोगों तक मैसेज पहुंचाने का, वो अच्छा था। कम्युनिकेशन जो सिस्टम था, नेटवर्क था, वो अच्छा था। संचार प्रणाली अच्छी थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप, यानी जो सरकार, जो प्रॉपर्टी वगैरह, सारे अधिकार किसके हाथ में, राज्य के हाथ में। तो मिल्कियत का प्रमुख रूप किसका कंट्रोल है, राज्य का नियंत्रण। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है उत्पादन के साधनों पर। अभी मैंने आपको बताया उत्पादन के साधनों पर किसका कंट्रोल है, राज्य का नियंत्रण है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे किसके बारे में, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा सोवियत प्रणाली का जन्म कैसे हुआ, फिर हमने पढ़ा उससे पहले हमने पढ़ा दो ध्रुवीयता अमेरिका और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ टूट गया, अमेरिका बच गया, तो दो ध्रुवीयता का क्या हो गया, अंत हो गया। बर्लिन की दीवार थी, वो जनता ने गिरा दी। इसके बाद हमने उसका जन्म पढ़ा और उसके बाद उसकी विशेषताएं पढ़ी। अब बात करते हैं दूसरी दुनिया। अभी दूसरी दुनिया क्या है, दुनिया तो एक ही है भाई, जिस गोले पे हम रहते हैं वो गोला तो एक है, लेकिन दूसरी दुनिया का मतलब क्या है यहाँ पे। तो भाई दूसरी दुनिया का मतलब ये है कि मान लो जैसे जो यूरोप के देश हैं, जैसे अमेरिका की तरफ के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, यूरोप की तरफ के जो देश हैं, वो इस तरफ के देशों को, यानी एशिया के या चाइना, रशिया, है ना, इस तरफ के जो देश हैं उसको बोलते थे दूसरी दुनिया के देश। बेसिकली पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पे ढाला गया था। अच्छा, क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ के जो देश थे वो किस प्रणाली पर आधारित थे, समाजवादी, और जो यूरोप के देश थे वो किस प्रणाली पर आधारित थे, पूंजीवादी। तो जो यूरोप के देश थे वो पूर्वी यूरोप यानी हमारी तरफ, यानी एशिया की तरफ के देशों को क्या कहते थे, दूसरी दुनिया के देश, या नॉर्मल ऐसा कहा जाता था कि ये दूसरी दुनिया के देश हैं, क्योंकि ये समाजवादी प्रणाली पर आधारित थे और वो किस पे आधारित थे, पूंजीवादी व्यवस्था। अब एक बंदा है मिखाइल गोर्बाचेव, ये मैं आपकी सपोर्ट से पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपनी सपोर्ट से भी समझ सकते हैं। हम पॉइंट साथ साथ चल रहे हैं। अगर आपको कोई टॉपिक डाउट है, इसके ऊपर हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस चैप्टर को फोकस करते हैं ताकि ये चैप्टर हमारे को अच्छे से समझ आ जाए। तो अगला है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ सुधार किए थे, बाद में जनता ने इन सुधारों को स्वीकारा नहीं। तो 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण को अपनाया। राजनीतिक सुधार किए और किसको अपनाया, लोकतांत्रिकरण को अपनाया। तो राजनीति में भी सुधार किए प्लस लोकतांत्रिकरण, मतलब जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है उसको अपनाया। मिखाइल गोर्बाचेव ने दो नीतियां अपनाई, एक है पुनर्रचना और एक है खुलापन। दो आर्थिक सुधार लागू किए बेसिकली। पुनर्रचना को वहाँ की भाषा में पेरेस्ट्राइका और खुलेपन को ग्लासनोस्ट कहते हैं। तो ये उसने आर्थिक सुधार लागू किए। किसने लागू किए थे बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव ने। अच्छा, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब हुई थी, अभी पीछे बताया था मैंने आपको कब हुई थी, 25 दिसंबर 1991 को घोषणा हुई थी। और जब सोवियत संघ टूटा था तो 15 नए देश बने थे। इसका नाम भी बताऊंगा आपको मैं, कौन कौन से 15 देश थे। फिलहाल आप ये समझो कि जब सोवियत संघ टूटा 25 दिसंबर 1991 को, तो 15 नए गणराज्य बने, 15 नए देश बने। और इसकी घोषणा किसने करी थी, बोरिस येल्त्सिन। नाम याद रखना, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम था बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने, रूस, इसमें मेन कौन था, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, मेन 3 बंदे थे, यानी 3 देश थे। इन तीनों ने मिलकर किसके नेतृत्व में, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की समाप्ति की क्या कर दी, घोषणा कर दी। यानी ये जो सोवियत संघ जो एक बना हुआ था, अब ये टूट गया। टूटने के बाद भी इन नए 15 देश बने। सीधी सी बात है, मैंने बताया आपको, सोवियत संघ जब टूट गया तो 15 नए देशों का उदय हुआ। अब एक चीज़ है, अगला जो टॉपिक है वो है CIS। अब ये CIS क्या है ये समझो, ये हिंदी में इसका नाम है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्र पूल। स्वतंत्र, अब ये जो 15 राज्य ये स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, पहले सोवियत संघ के साथ बंधे हुए थे, अब ये अपना अलग अलग हो गए, अलग अलग इनका अस्तित्व है। तो इन्होंने एक संगठन बनाया है जिसको कह सकते हैं CIS।
इन सभी देशों ने एक सरकारी संगठन बनाया आपस में, ठीक है, जिसकी सदस्यता स्वैच्छिक थी। स्वैच्छिक मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से कोई भी संगठन का CIS का सदस्य हो सकता है और ना चाहे तो ना हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ही CIS कहा गया कि भाई एक अंतर सरकारी संगठन है जो इन 15 नए देशों ने, जिनका सोवियत संघ के टूटने के बाद जो 15 नए देश हुए, इन्होंने एक संगठन बनाया जिसको CIS कहा, और इसकी सदस्यता स्वैच्छिक थी, यानी अपनी इच्छा थी, अपनी इच्छा से। यह एक ऐसा संघ है जो अपने सदस्य, यानी जो भी इसका सदस्य होगा, उन सदस्य देशों के बीच व्यापार आपको सब पता है, श्रम भी पता है आपको, जो लोग इधर से उधर काम करने जाते हैं, और वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता है। यानी एक ऐसा संगठन जिसकी सदस्यता स्वैच्छिक है, और ये 15 देशों ने मिलकर बनाया, और इसका काम क्या था कि इन देशों के बीच व्यापार, श्रम, वस्तुओं की आवाजाही बनी रहे। अब आ जाओ एक ध्रुवीय विश्व। पहले 2 ध्रुवीय विश्व था। 2 ध्रुवीय विश्व कैसे था भाई, अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था। अब सोवियत संघ 25 दिसंबर 1991 को उसकी घोषणा होगी कि वो खत्म हो गया, तो 2 ध्रुव तो नहीं रहे, अब एक ध्रुव हो गया, तो एक ध्रुवीय विश्व, यानी एक पावरफुल देश है। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी सोवियत संघ विघटन मतलब टूट गया, विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका बचा रहा। कौन बचा रहा? अमेरिका बचा रहा, क्योंकि सोवियत संघ तो टूट चुका, खत्म हो चुका, विघटन हो गया। सभी शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी सारी शक्तियां थी वो किसके पास जाने लगी? केंद्रीकरण किसकी तरफ होने लगा? किसकी तरफ सारी शक्तियां जाने लगी? अमेरिका की तरफ। अमेरिका के इर्द गिर्द सारी शक्तियां आने लगी। इस तरह से विश्व एक ध्रुवीय विश्व में क्या हो गया? परिवर्तन। पहले 2 ध्रुवीय विश्व था, अब इस तरीके से क्योंकि सोवियत संघ टूट गया तो सारी शक्ति अमेरिका के पास जाने लगी, और इस तरह से पूरी दुनिया एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गई। एक ध्रुवीय विश्व बनने के बाद कई सारे परिणाम, सीधी सी बात है, पहले 2 ध्रुवीय विश्व थे, तो अब जब एक ध्रुवीय हो गया तो उसके काफी परिणाम देखने को मिले, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल पावर रिलेशन थे वो चेंज हो गए, अंतर्राष्ट्रीय जो शक्ति संबंध थे वो क्या हो गए? बदल गए, उनमें बदलाव आ गया। और अमेरिका की जो व्यवस्था थी, अब अमेरिका है एक, तो अमेरिका की जो व्यवस्था है उसका प्रचार प्रसार होगा, तो अमेरिका की मतलब अमेरिका की जो व्यवस्था है वो है पूंजीवादी व्यवस्था, तो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार हो गया। प्रौद्योगिकी और बुनियादी, अच्छा आगे है साम्यवादी व्यवस्था कमजोर। ये साम्यवादी व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी? समाजवादी, नियोजित अर्थव्यवस्था वाली व्यवस्था। तो ये कमजोर कैसे हो गई, ये भी समझने वाली बात है। देखो साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था, इसको लेके कौन चल रहा था? इसको लेके चल रहा था सोवियत संघ। अब सोवियत संघ तो रहा नहीं, उसका तो विघटन हो गया, तो अब जब उसको जो लेके चल रहा था वही खत्म हो गया, वही टूट गया, वही विघटन हो गया, तो वो व्यवस्था कमजोर हो गई। और कौन सी व्यवस्था मजबूत हो गई? जिसको ताकतवर देश लेके चल रहा है अमेरिका, क्योंकि सोवियत संघ अब रहा नहीं, तो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार हुआ और साम्यवादी व्यवस्था कमजोर हो गई। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत होना। उदारवादी का मतलब समझो, जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है ना, वो बिजनेस को, चीज़ों को, व्यापार को बहुत इजी करती है, वो इन सब चीज़ों में इजी लाती है, आसानी करती है, तो ये उदारवादी कहलाती है। उदार करना, उदारवादी। 11th की इको में भी है उदारवाद, ठीक है, उदारीकरण। इसका मतलब होता है बिजनेस वगैरह में, चीज़ों में आसानी करना, अपने कानून को आसान करना ताकि देश ग्रो कर सके। तो ये जो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी ये मजबूत हो गई, क्योंकि अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था थी, और पूंजीवादी व्यवस्था उदारवाद के साथ होती है, उदारवाद के खिलाफ नहीं होती। यहाँ तक होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक ना समझ आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक प्रॉपर सेपरेट डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक। अब आ जाओ आगे। सोवियत संघ तो टूट गया बच्चों, इसके क्या कारण है, क्यों टूटा वो? मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन उसके प्रमुख कारण तो बहुत सारे, लेकिन कुछ प्रमुख जो आपके सपोर्ट में दे रखा है वो समझेंगे। नागरिकों की आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना। जो नागरिक थे ना सोवियत संघ के, उनकी बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी आकांक्षाएं थी। जो नागरिकों की आकांक्षाएं और जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो जनता के दिलों में सोवियत संघ के प्रति वैसे ही थोड़ी नफरत थी।
सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, यानी सोवियत प्रणाली पर जो बड़े बड़े आला अधिकारी अफसर थे उनका क्या था, शिकंजा था, उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। साम्यवादी पार्टी का एक जो पार्टी थी साम्यवादी पार्टी, उसी का पूरी पॉलिटिक्स पे क्या था, कंट्रोल था, उसी का राजनीति पर अंकुश था। तो ये भी जनता के दिलों में, और वहाँ पे एक नेगेटिव चीज ला रहा था जो कारण बना, संसाधनों का जो अधिकतम उपयोग था वो किस पे हो रहा था, परमाणु हथियार बनाने पर। आज भी आप देखोगे दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास है, और रूस किसका उत्तराधिकारी, सोवियत संघ का। तो अधिक जो संसाधनों का अधिकतम उपयोग किस लिए हो रहा था, परमाणु हथियार बनाने पर। साम्यवादी पार्टी का राजनीति पर अंकुश था। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही यानी बड़े बड़े अधिकारी अफसरों का शिकंजा था। नागरिकों की आकांक्षा उम्मीदों का पूरा ना हो पाना। आगे पॉइंट समझते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और बुनियादी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पश्चिम के देश यानी जो यूरोप के देश हैं उसकी तुलना में हम पीछे रह गए। कौन पीछे रह गया, सोवियत संघ, प्रौद्योगिकी में भी और बुनियादी ढांचे में भी। रूस का वर्चस्वशाली यानी रूस इसमें मेन था। इन 15 देशों में जो सबसे जो मेन था वो कौन था, रूस। तो बाकी देशों के लोगों में भी इसके खिलाफ नफरत हो गई। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध, यानी जो गोर्बाचेव ने 2 सुधार किए थे ना, गिलासनोस्त और पेरेस्ट्राइका, उसका लोगों ने क्या किया, विरोध किया। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध थी। गतिरुद्ध का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। और उपभोक्ता वस्तु, जनता को तो उपभोक्ता वस्तुएं चाहिए ना, हथियार थोड़ी चाहिए, तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी। राष्ट्रवादी भावनाएं, राष्ट्रवादी भावना यानी जो 15 देश मिलके जो सोवियत संघ बने थे ना, उन देशों के लोगों में एक राष्ट्रवादी भावना आ गई कि भाई हमारा देश है, हम किसी के अंडर में क्यों रहे, किसी के साए में क्यों रहे, हमें एक इंडिपेंडेंट देश बनाना है, आज़ाद हमें होना है। तो इस वजह से भी, और सबकी अपनी अपनी संप्रभुता कि भाई हमारा अपना देश है, हमारा अपना देश है, हमारा, हम सोवियत संघ के अंदर नहीं। तो इस वजह से भी एक क्या कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ टूटा। अच्छा, सोवियत प्रणाली सत्तावादी थी, सत्ता के बारे में सोचती थी। साम्यवादी पार्टी का जनता के प्रति, ये जो साम्यवादी पार्टी थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। तो ये कारण थे जिसकी वजह से सोवियत प्रणाली का क्या हुआ, खात्मा हुआ, विघटन हुआ। समझ आया आपको? होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा इसका परिणाम क्या हुआ। कारण तो समझ गए, ठीक है। अब समझते हैं विघटन के परिणाम। तो विघटन के परिणाम क्या हुआ भाई, जब टूट गया तो शीत युद्ध खत्म, क्योंकि शीत युद्ध का मतलब क्या था कि कभी भी दोनों के बीच जंग हो सकती है। तो जब जंग अब होगी नहीं क्योंकि सोवियत संघ तो टूट गया, तो ये शीत युद्ध का संघर्ष खत्म। एक ध्रुवीय विश्व, पहले 2 ध्रुवीय विश्व था लेकिन वो टूट गया, तो इसका परिणाम क्या निकला, अब एक ध्रुवीय विश्व हो गया, अमेरिका वर्चस्व का उदय। हथियारों की होड़ समाप्ति, क्योंकि पहले दोनों हथियार कर रहे थे, अब एक रहा नहीं तो बोला अब तो मैं ही ताकतवर हूँ, तो हथियारों की जो होड़ थी उसकी समाप्ति हो गई। सोवियत गुट का अंत हो गया, यानी सोवियत संघ, जो सोवियत संघ था वो खत्म, और 15 नए देशों का उदय। कितने नए देश बने थे, 15। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, यानी जब सोवियत संघ टूटा तो उसका उत्तराधिकारी, उसका मेन जो बंदा था वो कौन बना, रूस। और आज आप देखो जितने भी सोवियत संघ में सबसे जो ताकतवर है वो रूस है, और अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है कौन, रूस। अच्छा, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में परिवर्तन। अब सारी शक्तियां किसकी तरफ जा रही, अभी मैंने आपको बताया जब एक ध्रुवीय विश्व हो गया तो सारी शक्तियां किसकी तरफ केंद्रीकृत होने लगी, अमेरिका की तरफ। समाजवादी विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह। अच्छा, देखो समाजवादी विचारधारा रूस की थी, सोवियत संघ की थी, वो तो खत्म हो गया सोवियत संघ। तो जो उसकी व्यवस्था थी समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था, उस पर प्रश्न चिन्ह आ गया कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जाए। पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व, कौन ताकतवर, वर्चस्व मतलब किसका दबदबा आ गया, पूंजीवादी व्यवस्था का, उदारवादी व्यवस्था का। और किस पे प्रश्न चिन्ह लग गया, किस पे क्वेश्चन मार्क लग गया, समाजवादी विचारधारा पे। होप यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। ये हम बात कर रहे थे विघटन के परिणाम, ठीक है। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी, जिसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो हमें ये भी समझना है, शॉक थेरेपी समझेंगे और इसके परिणाम और इसकी विशेषताएं समझेंगे। शॉक थेरेपी नाम से समझ आ रहा है, किसी को शॉक देना। शॉक मतलब किसी को सदमा देना, मतलब एक तरह से किसी को झटका देना और फिर उसका इलाज करना। जैसे चांटा मार के उसको बोला बाबू चुप हो जा, रो मत, ले टॉफी खा, ऐसा कुछ। तो पहले अमेरिका ने सोवियत संघ के टुकड़े किए, यानी 15 नए देश बने, और फिर उनको समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर
नहीं डाला, क्योंकि वो तो पहले ही पे थे। फिर उनको किस तरफ बोला गया? पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ। और ये आसानी से, आराम से तो नहीं हुआ होगा। ये जो संक्रमण था वो समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ, ये था कष्टप्रद। कष्ट मतलब कष्ट हुआ उनको, क्योंकि पहले वो सोवियत संघ में थे, टूटे, फिर वो समाजवादी से किस तरफ गए? पूंजीवादी। यानी उन्होंने समाजवाद को छोड़ के कौन सी व्यवस्था अपनाई? पूंजीवादी व्यवस्था। समाजवाद, कंट्रोल सारा सरकार के पास होता था, सारे साधन किसके पास? सारे साधनों पे किसका कंट्रोल? सरकार का। ये समाजवादी की बात है। पूंजीवाद में सरकार आज़ादी देती है, बिजनेस करो, आपको जो करना करो, पूंजीवादी व्यवस्था या इसे कहते हैं। और समाजवाद में सारा कंट्रोल सरकार के पास होता है। तो शॉक थेरेपी में पहले टूटे और फिर वो समाजवाद की तरफ से किस तरफ गए? पूंजीवाद की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है वो समझते हैं। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात मतलब चोट पहुंचाकर, उपचार करना मतलब ठीक करना, इलाज करना। साम्यवाद के पतन क्या? क्योंकि साम्यवाद का पतन हो गया, पतन मतलब खत्म हो गया। पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था थे। देखो कौन सी व्यवस्था से, ध्यान से सुनना, सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से। जो सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक, समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। यानी वो समाजवादी व्यवस्था थे, लेकिन बाद में किस तरफ गए? पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ गए। और ये आसानी से तो नहीं गए, कष्टप्रद गए। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। ये जो खास मॉडल था इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। आघात पहुंचाकर उपचार करना। और फिर वो सत्तावादी से कहाँ गए? समाजवादी से पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था में। और ये किसने इसको निर्देशित किया था? किसने इसको लीड किया था? वही तो मदद कर रहा होगा। सारी चीज़ें, पैसे वगैरह भी तो ज़रूरत होती हैं। तो इसमें दो थे, IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित थे। इन्होंने ये काम किया था। अमेरिका साथ में होगा तभी तो। शॉक थेरेपी की विशेषताएं, इसके बारे में थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। शॉक थेरेपी के बारे में, मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। वहाँ पे क्या था? सरकार का, राज्य का नियंत्रण था। लेकिन यहाँ मिल्कियत का रूप किसके कंट्रोल में? निजी। भाई हर बंदे की अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपना बिजनेस होगा, तो ये होगा। राज्य की संपदा का, यानी जो सरकार की जो प्रॉपर्टी थी उसका निजीकरण, जैसे सरकारी फैक्ट्रियों को, कंपनियों को बेचना, वो निजीकरण कहलाता है। सामूहिक फार्म, पहले सरकार की फार्म थी तो उसका निजी फार्म की तरफ, यानी अपनी अपनी फार्म होगी या पार्टनरशिप में होगी, कंपनी में होगी, यानी बेसिकली सरकार के कंट्रोल से चीज़ें हटा के लोगों के बिजनेसमैन लोगों के, उद्योगपतियों के कंट्रोल में चीज़ें लाना। मुक्त व्यापार व्यवस्था, यानी बिजनेस को आसान करना। मुक्त व्यापार, मुक्त मतलब फ्री व्यापार को बढ़ावा देना, उसको अपनाना। मुद्रा आपस में कन्वर्ट हो सकती है, रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में। ऐसी रूस की करेंसी रूबल है तो रूबल को डॉलर में। तो मुद्राओं की आपस में परिवर्तनीयता मतलब मुद्रा जो है आपस में परिवर्तन हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, एक्सचेंज करा सकते हैं। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा, यानी जो पश्चिम के देश थे वही यूरोप, पश्चिम यूरोप और पूर्वी यानी इस तरफ के देश, तो पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा, यानी ये जो देश थे 15 देश जिनको शॉक थेरेपी के थ्रू समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ लेके गए, तो इनका किससे जुड़ाव हो गया? पश्चिमी देशों से। अच्छा, अमेरिका ने एक चीज़ और बोली कि पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी पूंजीवाद व्यवस्था को ही स्वीकार किया जाएगा, इसके वैकल्पिक में कोई भी व्यवस्था लाओ उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये थी हमारी कौन सी? शॉक थेरेपी की विशेषता है। अब हम पढ़ते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम, ठीक है? तो ये समझना ध्यान से, शॉक थेरेपी का परिणाम क्या है? रूस का, अब देखो परिणाम, शॉक थेरेपी जब करी तो इससे क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला? तो पहला क्या है? रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया, यानी जो उसका बिजनेस वगैरह जो भी था, इंडस्ट्री वगैरह थी, जो उद्योग वगैरह थे, वो सारा जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे, यानी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, GDP वगैरह है, वो अनुकूल यानी उसके फेवर में नहीं रहे, इनके फेवर में नहीं रहे। रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट आ गई, उसकी वैल्यू घट गई। किसकी मुद्रा? रूबल। किसकी मुद्रा? ये रूस की। समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था कौन सी थी? समाजवाद, है ना, साम्यवादी व्यवस्था, उस पर उसका अंत हो गया।
विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल, गराज से जैसे सामान निकालते हैं ना जो पुराना, तो गराज सेल हुई। और बेसिकली जितने भी उद्योग थे 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने, यानी छोटे मोटे जो भी दाम मिला उन पे बेच दिया गया। तो ये विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल थी जिसमें 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों पे बेच दिया गया। आर्थिक विषमता बढ़ी। आर्थिक विषमता का मतलब होता है कि अमीर और गरीब का जो अंतर है ना वो बढ़ा, तो इसी को कहते हैं आर्थिक विषमता का बढ़ना। ठीक है। खाद्यान्नों का संकट, यानी जो अनाज है, लोगों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं अनाज वगैरह, उनका संकट आ गया, उनका उत्पादन कम होगा, वो भी सारी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँचे। माफिया वर्ग का उदय, ये तो आप अच्छे से समझते हो, आपको पता होगा। ठीक है। माफिया वर्ग जानते हैं सब। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण न होने के कारण, अब देखो, अब लोकतांत्रिक संस्था नहीं बनी, बहुत सारी संस्थाएं होती है लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र को क्या करती है, मजबूत करती है। अगर अब उनकी वो संस्था ना होने के कारण संसद भी कमजोर और राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियां मिले। इसलिए यहाँ पे जिन भी देशों में देखोगे राष्ट्रपति ज़्यादा मजबूत होता है, प्रधानमंत्री ज़्यादा मजबूत नहीं होता। तो राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिससे सत्तावादी राष्ट्रवादी राष्ट्रपति शासन है। यहाँ पे कौन सा है, सत्तावादी राष्ट्रपति शासन है। तो ये सारी चीज़ें जो शॉक थेरेपी के क्या है परिणाम, इसकी विशेषताएं देखिए। इसका हमने शॉक थेरेपी के बारे में समझा। अब एक पॉइंट है जो आपको समझना है और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर ये हमारा वीडियो भी हम इसको ओवर कर देंगे। रूस और अन्य पूर्वी साम्यवादी, यानी जो रूस के साथ के जो आसपास के जो देश हैं उनके साथ भारत का संबंध, यानी भारत का रिश्ता कैसा है इनके साथ। तो रूस के साथ तो हमारे संबंध अच्छे हैं भाई, है ना। रूस के साथ हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे, यानी जो ये रूस के आसपास के जो देश हैं या रूस हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से हमारे मजबूत है, प्रगाढ़ है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय है, यानी बहुध्रुवीय मतलब समझो, एक ध्रुव यानी एक ताकतवर, दो ध्रुवीय मतलब दो ताकतवर, और बहु मतलब बहुत सारे, वो सास बहु वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। बहुध्रुवीय मतलब बहुत सारे ताकतवर देश होंगे तो किसी एक का दबदबा नहीं होगा। तो रूस और भारत का दोनों का सपना है कि बहुत सारे ताकतवर देश हो, कोई एक ताकतवर देश ना हो। दोनों ही देश सह अस्तित्व यानी सबका अस्तित्व, उन दोनों का अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा यानी आपस में दोनों की सुरक्षा, क्षेत्रीय क्षेत्र में संप्रभुता हो, स्वतंत्र विदेश नीति यानी विदेश नीति जो है वो किसी के कंट्रोल में ना हो, अपनी नीति हो, स्वतंत्र नीति हो विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हैं उनको वार्ता द्वारा हल, वार्ता मतलब बातचीत करके जो इंटरनेशनल जो झगड़े हैं, डिस्प्यूट है, उनको वार्ता द्वारा क्या करना है, हल करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण यानी जो UNO है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका मजबूत होना, और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में दोनों विश्वास रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मजबूती चाहते हैं, और अगर कोई झगड़ा है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा तो उसका वार्ता द्वारा हल। वर्ष 2001 में भारत और रूस ने 80 द्विपक्षीय समझौते किए। तो ये हमारी आपस के रिश्ते को मजबूती को दिखाता है। भारत रूस के जो हथियार है उसका बहुत बड़ा खरीदार है, हमने S-400 ले रखा है रूस से, तो हम जो है रूस के हथियार खरीदते हैं। भारत रूस के हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है, बहुत बड़ा खरीदार है। रूस से तेल भी आयात किया जाता है, हम रूस से तेल भी इंपोर्ट करते हैं। परमाणविक योजना और अंतरिक्ष योजना में रूस की मदद मिलती है हमारे को, काफ़ी हमारा एक दूसरे के देश के साथ सहयोग है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अब ये साम्यवादी देश है, रूस तो नहीं है लेकिन साम्यवादी देश है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ ऊर्जा आयात को, एनर्जी आयात के बढ़ाने का प्रयास हुआ है। उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेकिस्तान, वहाँ पे भारतीय कलाकारों को पसंद किया जाता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था। होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।